Hello everyone. पाँच सात मिनट देने पड़ेंगे। कुछ बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ के मैसेजेस आ रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, तो 5-7 मिनट जरा वेट करते हैं। थोड़ा जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइन करने में उनको थोड़ा गाइड कर दूं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे ऑलरेडी ग्रुप के अंदर ज्वाइन है, अगर किसी का कोई मैसेज आता है ज्वाइन करने में दिक्कत है तो आप भी गाइड कर सकते हैं उसे। ठीक है। अरे जय, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी से डर लगने लग गया। अभी से डरोगे तो कैसे काम चलेगा। अभी तो सेशन की स्टार्टिंग है। 11th में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा होगा, इसलिए थोड़ा डर लग रहा होगा है? चलो, आपको मैं एक तो इतने बता दूं कि आपके पास एक हैंड रेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। उस हैंड रेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपना माइक इनेबल करने के लिए क्लिक करेंगे। ठीक है, आप उधर से क्लिक करेंगे तो उसके बाद मैं यहाँ से अप्रूव करूंगा। उसके बाद आप अपना कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो वो आप लाइव यहाँ पर पूछ सकते हैं क्लास में। ठीक है हर्षिता, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको, जब आपने कोर्स परचेज किया होगा ना, तो उसमें ऐप के अंदर एक ग्रुप है, तो उसमें एक पिन मैसेज में जाना, वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे अलग से पर्सनली व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको अलग से लिंक भेज दूंगा। ठीक है। हाँ, सिलेबस के बारे में आपको मैं बता दूंगा सारा कुछ। अरे जे 11th में अगर 72 आए हैं तो फिर तो डरने की कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11th की अगर आपने मैथ्स कर ली है तो 12th की उससे कंपेरेटिवली आसान है। ठीक है, 11th में बहुत ज्यादा सिलेबस है, 12th में इतना नहीं है। जितना 11th में सिलेबस आपने करा है उतना 12th में नहीं है। यस देवांशी, नाउ यू कैन। हेलो हर्षिता। हर्षिता, आवाज आ रही है आपको? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, मेरा डाउट ये था कि जैसे हम तो पूरा कोर्स बोर्ड्स तक करेंगे, पर हम्म। हमारे जैसे स्कूल में पीए होते हैं, पीए 1 2 3 और प्री बोर्ड्स। तो जैसे अभी हमें जो स्कूल वालों ने कहा है वो ये है कि पीए 1 हमारे जून में होंगे। तो हम्म। हमें जून में कुछ पोर्शन आएगा सिलेबस का, तो हम्म। वो हमारा कैसे मैच करेगा जो हम यहाँ पे आपसे पढ़ेंगे? बिकॉज यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से बहुत सारे, मतलब मेरे साथ मेरे कोमेट्स है ना। हम्म। इफ इन केस ऐसे हो कि अगर कोई चैप्टर आपने अभी कवर नहीं कराया बट मेरे पीए 1 या पीए 2 में आना है, तो फिर अगर मुझे उसके रिलेटेड कोई डाउट्स है या वो मैं कैसे कवर करूंगी? स्कूल तो इज अ ऑप्शन पर। ठीक है, ठीक, समझ गया मैं आपकी बात। हाँ देखो, जी। अब जैसे आप कह रहे हो कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के बच्चे हैं, अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं, तो सबका सिलेबस अलग अलग चल रहा होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है ना, कॉमन जो सिलेबस है सबका, ज्यादातर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हुआ होगा या थर्ड से स्टार्ट हुआ होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोर मैथ्स, जिनके स्कूल में कोर मैथ्स अप्लाइड मैथ्स दोनों की क्लासेस इकट्ठे हो रही होंगी, तो उन्होंने थर्ड चैप्टर से स्टार्ट किया होगा, मेट्रिसेस से। तो आपका जो जून तक का सिलेबस है, ठीक है, अगर हम जैसे क्लास में हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अभी हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे वैसे, लेकिन जब आगे हम चैप्टर्स करेंगे तो मैं आप लोगों से एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर लेंगे कि हमें कौन सा चैप्टर आगे स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम सीक्वेंस वाइज चलते रहेंगे तो ठीक है। अगर हमें कहीं सीक्वेंस ब्रेक करना होगा, मान लो ज्यादातर के स्कूल्स में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, तो हम फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पर क्लास में स्टार्ट कर लेंगे।
ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुशांत ऑफर आज रात तक है, 11 बजे तक, 11 साढ़े पता नहीं, 11 साढ़े 11 ऐसे ही है। अच्छा लतीफा, बहुत बढ़िया। हाँ। यस प्रियांशु। गए प्रियांशु। हितेश। हितेश। यस सर, वो मेरा डाउट था कि हमको अब कौन सी बुक फॉलो करनी है, क्योंकि मेरे स्कूल में एमएल अग्रवाल फॉलो कराते हैं, लेकिन हम्म। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स सर बोलते हैं कि एमएल भार्गव भी करनी चाहिए, और फिर जो एनसीईआरटी की बुकलेट है वो भी करनी चाहिए फॉर 12th बोर्ड सर। यहाँ पर इस बैच के अंदर हम सब कुछ करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, आपको ओके हर सर, तरह थैंक के यू सर। क्वेश्चन करवाएंगे, चाहे वो एमएल के हो, एमएल भार्गव के हो, आरडी के हो, या फिर सीबीएसई हैंडबुक के हो। हर तरह के क्वेश्चन कवर करेंगे। और सर आपकी जो क्वेश्चन बैंक थी उसमें ये हम्म। सारे के सारे क्वेश्चन कवर्ड है सर? हाँ, सारे के सारे क्वेश्चन कवर्ड हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। तो अभी आगे और किसी का कोई डाउट है ऐसा कुछ पूछने लायक? सबको समझ में आ गया हैंड रेज आपको कैसे यूज करना है? अगर जब हम क्लास में, अब ये नहीं है कि आप बीच बीच में हैंड रेज करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर बीच बीच में ऐसे बार बार करेंगे तो डिस्टरबेंस होती है, फ्लो एक खराब होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं पर्टिकुलर टॉपिक, एक टॉपिक में करा रहा हूँ, ठीक है, पहले आप शांति से उस टॉपिक को सुनना समझना। मैं आपसे खुद ही पूछूंगा, जब वो टॉपिक मैं फिनिश कर दूंगा या फिर बीच में जहां भी मुझे लगेगा, तो वहां पर मैं आपसे खुद ही पूछूंगा कि आपके कोई डाउट है या नहीं है। तो उसके बाद आप हैंड रेज ऑप्शन यूज करना। ठीक है, चैट में आप बेशक लिखना चाहो लिख सकते हो, वो बीच बीच में मैं देखता रहूंगा चैट, और जो डाउट्स है आपके वो सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हैंड रेज ऑप्शन बीच बीच में बार बार प्रेस मत करना, क्योंकि फिर एक क्लास का फ्लो खराब होता है और बाकी सबको डिस्टरबेंस होता है। तो आप डाउट्स की चिंता बिल्कुल मत करो, डाउट्स आपके सारे कवर होंगे। ठीक है, और ये क्लास जब हम खत्म करेंगे तो खत्म करने के लगभग 1 से 2 घंटे के बाद आपको इसका रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा। इन केस आप अभी नहीं पूछ पाए हो, मान लो क्लास में कई बार जब मैं समझा रहा होता हूँ तो हो सकता है कि आपको समझ में, आपको लगे कि हाँ आपको समझ में अच्छे से आ गया है, लेकिन बाद में आप करने बैठो तो अगर कोई डाउट होता है फिर भी, तो आप रिकॉर्डेड सेशन से वहां से भी आप अपना दोबारा एक बार देख कर उसको चेक कर सकते हो। फिर भी अगर डाउट रहता है, तो जैसे हम नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे मंडे को, तो नेक्स्ट क्लास में आज की जो क्लास रहेगी उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे, पहले वो डाउट्स को हम कवर करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हर क्लास का प्रोसेस चलता रहेगा, और बड़े स्मूथली आप अपना सिलेबस आराम से कंप्लीट कर लोगे। अभी इस साल हो सकता है कि सीबीएसई 2 बार बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करे, अभी फाइनल कुछ आया नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश ये करेंगे कि आपका जो सिलेबस है सितंबर एंड तक हम फिनिश करें, ताकि अगर 2 बार एग्जाम भी होते हैं तो एक एग्जाम आप मान के चलो दिसंबर एंड में या फिर जैन के स्टार्टिंग में जरूर होगा। तो आपको 1-2 महीने का टाइम इतना मिलेगा कि आप आराम से उसको रिवाइज कर सकोगे। ठीक है। तो अभी आपने जैसे चैट बॉक्स में भी लिखा, कुछ बच्चों ने कुछ का 3rd चैप्टर से स्टार्ट हुआ है, कुछ का 5th चैप्टर से स्टार्ट हुआ है। तो अभी हम स्टार्ट 1st चैप्टर से कर रहे हैं, क्योंकि अभी सभी के मिड टर्म, अभी तो ऐसा पीटी वगैरह अभी तो स्टार्ट होने नहीं है, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है। तो जून तक या मई के एंड तक लगभग लगभग हम सबका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे, जिस जिसके स्कूल में जो भी टॉपिक हो रहा है। फिर भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़े तो आप मुझे ग्रुप में बताते रहना, क्लास में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो कोई टॉपिक ऐसा है जो हमें आउट ऑफ द बॉक्स लेके चलना है, सीक्वेंस तोड़ के चलना है, तो फिर हम उसको कर लेंगे। ठीक है। हाँ, टेस्ट होंगे आपके, टेस्ट आपके जैसे हम एक सेशन कंप्लीट करेंगे, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका उस चैप्टर का टेस्ट होगा। नहीं नहीं, ये सेशन यूट्यूब पर नहीं जाएगा। हो सकता है ये डेमो क्लास है, ये हो सकता है कि सिर्फ ये क्लास मैं यूट्यूब पर अपलोड करूं, लेकिन आगे की जो क्लासेस होंगी वो यूट्यूब पर नहीं होंगी, वो सिर्फ ऐप के ऊपर ही आपको मिलेंगी। ये यूट्यूब वाली क्लासेस नहीं है, यूट्यूब की क्लासेस अलग होती हैं। दूसरा चैप्टर डिपेंड करता है कि चैप्टर, कुछ चैप्टर हैं लेंदी हैं उनको टाइम ज्यादा लगेगा, कुछ चैप्टर छोटे हैं उनको टाइम कम लगेगा। ठीक है, डिपेंड करेगा कि क्या चैप्टर हम कर रहे हैं। हाँ प्रशांत, नमस्ते भाई। यश हर्षिता।
एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। हाँ सर, मेरे एक और डाउट था। जैसे +1 में जो कैलकुलस यूनिट थी, वो मैं इतना ज्यादा मतलब उस पे होल्ड कर नहीं पाई। सो उसके बेसिक्स +2 में इफेक्ट करेंगे? आपने 11th में कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मैं ये मान के चलूंगा कि 11th में आपने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैं ओके। सभी के लिए ये मान के चलूंगा 11th में आपने कुछ नहीं पढ़ा है। हाँ, बस मैथ्स की जो बेसिक नॉलेज है वो तो एटलीस्ट आप सबको होगी, अगर मैथ्स आपने लिया है तो। हाँ जी, हाँ आपने जी। अप्लाइड मैथमेटिक्स 11th में जीरो पढ़ा है, ऐसे हम ट्रीट करेंगे और ऐसे ही हम क्लास में करेंगे। जहां भी जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी जो 11th में पढ़ा होना चाहिए था, वो मैं क्लास में करवाऊंगा पहले। ठीक है, आपने किया हो या नहीं किया हो। ओके सर, थैंक यू। सिद्धि, मई में तो रहेंगी क्लासेस, जून में कुछ दिन ऑफ करेंगे। ठीक है, जून में करेंगे ऑफ, मई में नहीं। क्लास 12th की बुक, जो पब्लिक प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक है वो तो अवेलेबल होंगी मार्केट में। जो हमारा क्वेश्चन बैंक है या जो सीबीएसई हैंड बुक है वो अवेलेबल नहीं होती है। बाकी आप एम एल अग्रवाल, आर डी शर्मा, एम एल भार्गव वगैरह ये जो बुक्स है पब्लिशर्स की, ये आप परचेज कर सकते हो मार्केट से। ठीक है, क्लियर है सबको? कुछ और कुछ पूछना है किसी को? हाँ, वो डीपीपी जो क्लास टेस्ट होंगे ना, वही डीपी एज ए डीपीपी आपको मिलेंगे। और क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मिल रहा है ताकि आपको अलग से प्रैक्टिस करने के लिए कुछ और मटेरियल की जरूरत ना हो। क्वेश्चन बैंक के अंदर इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन है, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे सेशन रीजन हो, चाहे वो केस स्टडीज हो, चाहे वो उसके अलावा जो नॉर्मल क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हो। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो जो टॉपिक हम करते जाएंगे उसको आप क्वेश्चन बैंक से भी साथ साथ कंप्लीट करते रहना है। परिवर्तन अभी नहीं, अभी डिस्कशन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो। कोई बात नहीं, आपने अभी ज्वाइन किया है तो। सिलेबस अभी तक सीबीएसई ने रिलीज नहीं किया है, लेकिन ऐसी संभावना है कि कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो अभी बुक्स आ रही हैं उसमें कोई चेंज सिलेबस में नहीं हुआ है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हम मान के चल रहे हैं कि अभी ज्यादा कुछ चेंजेस सिलेबस में नहीं है। अगर कुछ होगा तो कुछ माइनर चेंजेस होंगे, बाकी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होने हैं। तो अभी हम जो लास्ट ईयर का सिलेबस है उसी को ही लेके चलेंगे कि लास्ट ईयर का जो सिलेबस था उसमें आपको क्या क्या दिया हुआ था, और वही हम अभी कंटिन्यू करेंगे। जब आप सीबीएसई का ऑफिशियल सिलेबस में भी मार्च के स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए। ठीक है, वो सॉरी अप्रैल के स्टार्टिंग में या मार्च एंड तक आ जाना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे भाई क्या चीज़ ऐसी है जो हमें छोड़नी है, क्या चीज़ हमें ऐसी है जो नहीं करनी है। क्वेश्चन बैंक सुशांत मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन बैंक आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। हाँ, उसमें जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स आप क्लास में लाते रहिए। जैसे हमने एक टॉपिक करा, उसके क्वेश्चंस आपने जो आपके पास बुक है उससे कर लिए या क्वेश्चन बैंक से कर लिए, उसके बाद जो डाउट्स होंगे वो क्लास में हम डिस्कस करेंगे। असरा, जो एडवाइस यही है कि स्टार्टिंग से ही मतलब एक रूटीन में रहना। क्योंकि मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, आपको पता है कि अगर रूटीन आप तोड़ देते हो, ठीक है, रूटीन आप ब्रेक करते हो, तो फिर मैथ्स में कवर करना कई बार काफी मुश्किल हो जाता है। जो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा वो भी एक बार जीरो हो जाता है। तो हमेशा रूटीन में जरूर रखना मैथ्स को। कभी ऐसा ना हो कि आपने बहुत लंबा गैप ले लिया। बस आप रूटीन रखो, क्लास में जो हो रहा है उसको कंटिन्यू करो। क्योंकि क्लास हमारी ऑल्टरनेट डेज पर होगी, तो एक क्लास मैंने जैसे ली, उससे रिलेटेड जो भी काम है आपके पास 2 दिन का टाइम होगा, आप उसको इजीली कंप्लीट कर सकते हो। बस रूटीन में रहना, उसको ब्रेक नहीं करना रूटीन को, बस यही सजेशन है। और स्टार्टिंग से ही बेसिक्स पर पकड़ बना के चलना। एमएल अग्रवाल ले रही है परिवर्तन, कोई दिक्कत नहीं है। आपके स्कूल में जो बुक लग रही है वो तो देखो आप लोगों को लेनी है, चाहे वो एमएल हो, चाहे वो आर डी शर्मा हो, या कोई और बुक हो, वो तो आपको लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक हमारे पास एक एडिशनल प्रैक्टिस के लिए है। हाँ, यूट्यूब पर वीडियो आएंगे 12th के, लेकिन ये जो क्लास के वीडियो हैं ये नहीं आएंगे, वो अलग वीडियो हैं। और उसमें भी जो लास्ट ईयर जैसे हमने पूरा सेशन कंप्लीट किया था, तो ज्यादातर वीडियो वही रहेंगे। जो नए वीडियोज आने हैं, कुछ नए कंसेप्ट के वीडियो आने हैं, तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड यूट्यूब पे करूंगा। ठीक है, रेगुलर सारे वीडियोज नहीं आएंगे। हाँ, एमएल अग्रवाल से बेसिक हम एमएल अग्रवाल लेके चलेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल के अंदर वही लगी है, लेकिन क्वेश्चन हम हर टाइप के कवर करेंगे उज्जवल। बुक
अविनाश, बुक आपको वो परचेज करनी है जो आपके स्कूल में आपको आपके टीचर रिकमेंड कर रहे हैं, वो कोई से भी बुक हो। हाँ, हम हर एक बुक से करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है परिवर्तन। कुछ टॉपिक किसी बुक में अच्छे हैं, कुछ टॉपिक किसी बुक में अच्छे हैं। यस गौरव। लाइनिंग वालों के। गौरव, बोलो बेटा बोलो। हाँ, परिवर्तन जो क्लास में है उनको यूट्यूब वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, बाकी कभी कभी देख लिया करना यार, दो चार व्यूज बढ़ जाएंगे और कुछ बात नहीं है। जो आप विधि कवर करेंगे ना सिलेबस में, क्योंकि आपको सीयूटी के अंदर भी टॉपिक्स वही होने हैं ज्यादातर, कुछ टॉपिक कम ज्यादा होते हैं। तो आपने अगर बेसिक्स पढ़ा है तो आप सीयूटी को कवर आराम से कर लोगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन बैंक आपके पास है उसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं, तो आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन भी एक तरह से साथ साथ होती रहेगी। एक्स्ट्रा क्लासेस सिद्धि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा जो पोर्शन कंप्लीट करने के लिए आप कह रहे हो एक्स्ट्रा क्लासेस, वो हम क्लास के अंदर ही करेंगे और बड़े आराम से करेंगे, मजे मजे में करेंगे, चिंता मत करो। पीसी या लैपटॉप पे ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है www.godclasses.in पर। ठीक है, वहां पर आप जाएंगे तो उसके बाद आपको लॉगिन करना है अपने नंबर से या मेल आईडी से। लॉगिन करने के बाद जो बाकी का प्रोसेस है वो सेम ही है। कोर्स जो आपके पास है उस कोर्स को टैप करना है, उसमें ज्वाइन लाइव पर आप क्लिक करेंगे। मैथ्स के रिवीजन बेटा अभी आने तो दो, रिवीजन का टाइम तो आने दो। नॉन अटेंडिंग है तो आप एमएल अग्रवाल या एमएल भार्गव दोनों में से कोई भी ले सकते हो। एमएल भार्गव ले लो। एमएल अग्रवाल के तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से हो जाएंगे। हाँ, सीबीएसई की, अगर आपके सीबीएसई की पीडीएफ से पढ़ाते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, आपके जो क्वेश्चन बैंक के अंदर है वो सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें। क्लास के बाद क्लास के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन बैंक भी करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया। सिलेबस माधव हम अक्टूबर से पहले ही खत्म करेंगे। हाँ, और जो रिकॉर्डेड क्लास है वो लगभग, अब टेंटेटिव जो टाइम होता है वैसे तो 1-2 घंटे के अंदर अंदर आ जाती है वीडियो। कभी कभी हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाए, लेकिन तो 1-2 घंटे के अंदर अंदर आ जाती है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, अगर कोई और डाउट वाउट होगा तो उसको हम फिर बाद में डिस्कस करते हैं। अभी क्लास में कुछ बच्चों के साथ ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है क्लास में, जैसे अभी एक बच्चे को व्हाट्सएप पे ग्रुप मैसेज आया है कि वॉइस अगर ब्रेक हो रही है, वॉइस नहीं सुनाई दे रही है, या कुछ ब्लैक स्क्रीन हो रही है, इस तरह से कुछ अगर दिक्कत आती है तो आप एक बार क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन करना। कई बार टेक्निकल हो जाता होगा क्योंकि नेटवर्क ही है, तो आप दोबारा ज्वाइन कर लोगे वो खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन बैंक बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा। क्वेश्चन बैंक में प्रीव्यू देने की ऐसी कुछ खास नीड नहीं है। हर्षिता, एक बार आप क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, और कोशिश करें कि ऐसी जगह बैठे जहां पर नेटवर्क, जो भी आपने वाईफाई लगा रखा होगा उसका जो नेटवर्क है वो उस जगह पर सही से आता हो। ठीक है। परिवर्तन 11th के लिए मैंने बताया था, 11th आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, बस आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको चाहिए, उतना आपको आना चाहिए। 11th का टॉपिक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमारा जो सिलेबस है बेसिकली हम इसको दो पार्ट्स में हम इसको बांट सकते हैं। एक पार्ट हो गया हमारा
कैलकुलस और एक नॉन कैलकुलस। जो नॉन कैलकुलस है ये 65 मार्क्स का है टोटल, और कैलकुलस 15 मार्क्स का है। यानी जो इसकी वेटेज है कैलकुलस की, वेटेज तो कम है, लेकिन ये टाइम उतना ही खाएगा जितना ये 65 मार्क्स खाएंगे, उतना 15 मार्क्स का जो टॉपिक है उतना ही टाइम खाएगा। और इसको हम छोड़ सकते नहीं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीयूटी के अंदर भी काफी क्वेश्चन कैलकुलस से आते हैं। तो अब इसके नॉन कैलकुलस के अंदर सबसे पहली जो यूनिट है आपके पास, उसके अंदर कांग्रेस मॉड्यूलो टॉपिक आएगा। कांग्रेस मॉड्यूलो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, उसके बाद फिर पाइप एंड सिस्टम, और फिर हमारे पास टॉपिक होगा रेसेस एंड गेम्स। और एक टॉपिक है न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी। ये किसी किसी बुक में इसी चैप्टर में दिया हुआ है, किसी बुक में अलग चैप्टर दिया हुआ है। ये फर्स्ट यूनिट है हमारी, और जो फर्स्ट यूनिट है ये टोटल मिलाकर 11 मार्क्स की है। जब हम सेकेंड यूनिट पे चलते हैं, सेकेंड यूनिट आती है एल्जेब्रा की, जिसमें मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट आता है। ये जो यूनिट है आपकी ये है 10 मार्क्स की। उसके बाद थर्ड यूनिट कैलकुलस की आती है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिर फोर्थ यूनिट में आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। ये भी 10 मार्क्स का है। फिर उसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टेट्स, ये 5 मार्क्स का है। उसके बाद फिर आएगा हमारे पास टाइम सीरीज, ये है 6 मार्क्स। फाइनेंशियल मैथ्स, ये है 15 मार्क्स। और फिर है एलपीपी, 8 मार्क्स। तो ये सारे टॉपिक नॉन कैलकुलस के हैं, टोटल 65 मार्क्स के हैं। जो थर्ड यूनिट है हमारी, थर्ड यूनिट है कैलकुलस की। इसके अंदर डिफरेंशिएशन है, जो आपने 11th में भी ये टॉपिक दिया हुआ था। ठीक है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ये 4 टॉपिक हैं और 15 मार्क्स के हैं। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है। हाँ, उज्जवल टेस्ट लेंगे। ठीक है, जो जो चैप्टर होते जाएंगे उनके टेस्ट होते चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से ही, कांग्रेस मॉडलों से आज स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अगर जो मई तक आते आते लगभग लगभग जो सबका कॉमन सिलेबस है वो ऑलमोस्ट हो जाएगा। फिर भी किसी का कुछ अगर स्कूल में कुछ और चल रहा है तो आप मुझे ग्रुप में बताते रहना, क्लास में डिस्कस करते रहना। तो अगर हमें लगेगा कि नहीं, हाँ वो टॉपिक की जगह हम कुछ और टॉपिक भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर लतीफ़ा डिलीटेड है।
वो लास्ट ईयर भी डिलीटेड है। हाँ दीपाक्ष, मेन जो बुक रहेगी हमारी एमएल अग्रवाल रहेगी, लेकिन हम हर तरह के क्वेश्चन करेंगे। मतलब एग्जाम के अंदर तो ऐसा होता नहीं ना कि एमएल अग्रवाल से आ जाए या एमएल भार्गव से आ जाए या आरडी से आ जाए, क्योंकि कोई फिक्स बुक नहीं है। तो इसलिए हम क्वेश्चन करेंगे, लगभग हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे और आपको हर टाइप का क्वेश्चन करना आ जाएगा। हाँ लतीफ, एलपीपी 8 मार्क्स का है। ठीक है, बाकी अब जो सिलेबस अगर कुछ रिवाइज होगा तो वो हमारे पास आ ही जाएगा। यूट्यूब पर क्लासेज है, स्टार्ट होंगी, लेकिन फुल क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि फुल ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। तो वो वीडियोस अवेलेबल हैं, तो कुछ सिलेक्टेड पोर्शन रहेगा उस पर अवेलेबल। जो भी हम क्लास में करेंगे, जो भी क्लास में करेंगे तो वो एज ए नोट्स भी आपको ग्रुप के अंदर मिलते रहेंगे। ठीक है, बस क्लास के लास्ट में एक बार मुझे रिमाइंड करा दिया करना कि ये सेव करनी है स्लाइड्स। ठीक है, तो जो भी हम क्लास में करेंगे बोर्ड पे वो सब कुछ आपको मिलता भी रहेगा साथ साथ। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मॉडुलो अर्थमेटिक या फिर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। अब इसको आपने वो अगर ध्यान हो कि आपने 10th क्लास में कुछ यूक्लिड के बारे में कुछ करा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा इस तरह से कुछ करा था। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा ये उसी से रिलेट करता है, लेकिन वो नहीं भी पढ़ा हो तो कोई टेंशन मत, दिमाग में कोई टेंशन मत लेना कि वो हमने नहीं पढ़ा, शायद वो मेरे भी डिलीटेड हो गया था आप लोगों के टाइम में, तो हो सकता है कि आप लोगों ने ना पढ़ा हो। तो मॉडुलो अर्थमेटिक है क्या? ठीक है, इसमें जैसे मान लो हम नॉर्मल जब डिवीजन करते हैं, तो हमने जैसे डिवीजन किया, मान लो मैंने 7 को डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, 3 से डिवाइड करने पर कितने पे जाएगा? 2 पे जाएगा। 3 2 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, 7 में से 6 हम माइनस कर दें, माइनस साइन हम लगाते नहीं है नॉर्मली, क्योंकि स्टार्टिंग से बचपन से सीखते आ रहे हैं कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहाँ माइनस साइन हम अंडरस्टूड करके चलते हैं कि यहाँ माइनस साइन होता है। आप लगाना चाहो लगा भी सकते हो, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ। ठीक है, तो ये आपके पास बना, तो इसमें ये जो 7 है, ये 7 क्या होता है? हमारा डिविडेंड होता है। और 3 डिवाइजर होता है। 2 कोशेंट होता है। और 1 यहां पर हो गया रिमाइंडर। किसी भी डिवीजन में ये 4 चीजें होती हैं। अब इस चीज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं 7 को एक्सप्रेस करना चाहूं तो लिखूंगा 7 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 1। तो सब लोगों ने ये पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस के अंदर की, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो मॉडुलो अर्थमेटिक है वो भी आपको यही बात बता रहा है। तो मॉडुलो अर्थमेटिक कह रहा है कि व्हेन वी डिवाइड इंटीजर ए बाय इंटीजर बी, अगर हम इंटीजर ए को इंटीजर बी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आता है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये यहां पर ए है, ये यहां पर बी है, ये क्यू है और ये आर है। वेयर क्यू एंड आर इज इंटीजर्स। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन, यहां पर मॉड हम लगाएंगे, मॉड ऑफ बी, नॉट ओनली बी। ठीक है, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन मॉड ऑफ बी। क्योंकि जब छोटी क्लासेस में हम करते थे तो ये जो डिवाइजर होता था ना हमारा, ये हम पॉजिटिव ही लेते थे, लेकिन अब हम डिवाइजर नेगेटिव वाले भी लेंगे, इसलिए यहां पर आपको
मॉड साइन लगाना है। जो रिमाइंडर आएगा और रिमाइंडर या तो हमारा 0 होगा या 0 से बड़ी कुछ वैल्यू हो सकती है, लेकिन कभी भी वो b की जो मॉड वैल्यू है उससे बड़ी नहीं होगी। मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास ये 3 है डिवाइजर, तो रिमाइंडर हमारा कभी भी 3 या 3 से ज्यादा नहीं आएगा, या तो वो 3 से कम रहेगा। ठीक है, कम कितना हो सकता है, 0 तक हो सकता है, यानी रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो अगर हम इस चीज को रिलेट करके चलेंगे तो मॉडुलो अर्थमेटिक कोई नई चीज नहीं है। तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, बस नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा नाम भारी भरकम हो गया है, मॉडुलो अर्थमेटिक। ठीक है वही चीज, बिल्कुल वही चीज है, बिल्कुल कुछ भी उसमें चेंज नहीं है। मॉडुलो अर्थमेटिक इज आल्सो कॉल्ड द अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर और क्लॉक अर्थमेटिक। अब ये अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर बोलते हैं तो उसमें क्या लिखने में क्या चेंज आएगा, बस जब हम इसी चीज को हम जब लिखेंगे अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर में, तो ऐसे लिखा जाएगा a mod b इज इक्वल्स टू r। इसमें कोशेंट का कोई काम नहीं होता, इसलिए कोशेंट को हम लिखते नहीं है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर्स। यहाँ पर कोशेंट हमें लिखना ही नहीं है। ठीक है, चीज वही है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा मैं इसके हिसाब से, यहां पर लिखूंगा मैं 7 mod 3 इज इक्वल्स टू 1। कि मैं 7 को अगर 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर उसका 1 आ रहा है। क्वोशिएंट से कोई लेना देना नहीं है हमारा। ठीक है, इससे इसमें कोई लेना देना नहीं है। आगे भी हम जो क्वेश्चन करेंगे क्वोशिएंट हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे किसको, डिवाइजर को, डिविडेंड को और रिमाइंडर को। ये 3 चीजें हमें लिखनी है। तो ये बताइए मुझे, ये चीजें सबको समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि मॉडुलो अर्थमेटिक ये यहाँ पर क्या चीज बताना चाह रहा है, और मॉडुलो अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर ये दोनों सेम चीज है। ठीक है, नया कुछ नहीं है इसके अंदर, सब पुरानी चीजें हैं, बस एक नए उसमें नई पैकेट के अंदर डाल दिया, चीज पुरानी है। तो किसी को कोई डाउट है तो बताइए। यस परिवर्तन, और कोई दिक्कत नहीं आई है, और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। मॉड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मॉड ब्रैकेट में आप लिखो, ब्रैकेट में नंबर को लिख दो, मॉड को ऐसे लिख दो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मॉड हमेशा हम ब्रैकेट में लिखना है। हाँ सर, अर्थमेटिक क्लॉक अर्थमेटिक क्यों बोलते हैं बताता हूँ अभी मैं। क्लॉक जो होता है मॉडुलो अर्थमेटिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, क्योंकि मॉडुलो अर्थमेटिक हम कहां पर लगाते हैं, जहां पर एक रैप अराउंड सिस्टम काम करता है। डिवीजन के अंदर भी एक रैप अराउंड सिस्टम काम करता है। अगर हम 3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 3 से अगर हम या किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जाने के बाद हमें वापस आना पड़ेगा। मतलब अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 हो सकता है, रिमाइंडर 2 हो सकता है, यानी वो आपका पीक आ गया। उसके बाद आपको वापस 0 पर ही आना पड़ेगा। ठीक है, या आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 तक हो सकता है, लेकिन फिर से जब वापस जाएंगे तो रिमाइंडर 7 नहीं होगा, रिमाइंडर वापस 0 आएगा। तो जहां पर भी रैप अराउंड सिस्टम काम करता है वहां पर हम अर्थमेटिक मॉडुलो यूज करते हैं। और रैप अराउंड सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है क्लॉक। आपको पता है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे के बाद अगर 25th आवर की अगर बात करनी है तो हम नेक्स्ट डे पर पहुंच जाएंगे, और नेक्स्ट डे में जो 25 आवर है वो 1 आवर काउंट होगा। यानी एक मैक्सिमम रीच तक पहुंच गए। रैप अराउंड का मतलब है कि आपने एक मैक्सिमम रीच तक पहुंचोगे, और रीच तक पहुंचने के बाद वापस से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। उस सिस्टम को बोलते हैं रैप अराउंड सिस्टम। क्लियर हो गया आई थिंक। अब यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल्स है कुछ, इसमें आपको इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सिंपली आपको बस डिवाइड करना है। जैसे 21 मॉड 2, तो यानी 21 को हमें 2 से डिवाइड करना है। 21 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 10 जा 20 सीधा ही लिख दूं मैं, रिमाइंडर आ गया 1। तो यानी इसका जो रिमाइंडर है वो क्या है, इसका रिमाइंडर है 1, तो इसका आंसर है 1। ठीक है,
-8 mod 5। ये जो माइनस वाले नंबर्स है इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस माइनस वाले को बाद में लेते हैं। 9 + 23, यानी पहले आप 9 और 23 को दोनों को आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा कितना आ जाएगा, 32। तो 32 का mod 12 निकालना है, यानी 32 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो आप ये वर्बली भी निकाल सकते हो कि 12 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 2 जा 24 हो जाएगा, और 32 में से 24 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे मुझे चैट बॉक्स में, फोर्थ पार्ट का। नहीं अविनाश, इसमें डेसिमल्स नहीं होते। नहीं दीपाक्ष, अभी तो टाइमिंग यही है, हम बाद में क्लास में ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी और की कोई क्लास क्लैश ना करती हो तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो यही है। आंसर कोई 4 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, कोई 6 दे रहा है, क्या बात भाई। अच्छा, अरे गलती से मैसेज आया। 2 2 2 2 2 8 7 जा 56, 6 9 जा 54। ठीक है, आंसर आ गया 2। गुड गुड गुड। इसका आंसर क्या रहेगा 6 का? ओके ओके, परिवर्तन ओके। यस दीपाक्ष। दीपाक्ष कुछ कहना है? शिवम ने तो सबके आंसर दे दिए। परिवर्तन 3 कैसे आ रहा आपका आंसर? यहाँ पर क्या है ये आंसर? कोशेंट नहीं लिखना भाई, कोशेंट नहीं लिखना। 4 3 जा 12, 3 नहीं लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। कोशेंट को भूल जाओ यहाँ पर। ठीक है, 12 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 12 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर है 0। हमारा ये आंसर है, ये नहीं है आंसर हमारा। अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर है, ठीक है, क्वोशंट हमें नहीं लिखना यहाँ पर, तो गलती मत करना ये बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो हम सीख रहे हैं ना, सीखते सीखते गलतियां भी होंगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, गलती करोगे तभी तो बढ़ोगे। चलिए अभी हम कर लेते हैं थोड़ा माइनस वालों को डिस्कस। ठीक है, देखिए हमारे पास कुल मिलाकर 4 केसेस बन सकते हैं। चार केसेस बनेंगे हमारे पास। केस 1, अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज, डिवाइडर भी और डिविडेंड भी, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू हो। ठीक है, जैसे हमने एक वैल्यू ली, मान लो हमें मोड निकालना है 7 मोड, इसी को लेके चल लेते हैं, चलो 7 मोड 3। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया था 1। ठीक है, यहां पर 7 और 3 दोनों ही पॉजिटिव है। दूसरा केस होगा जिसमें दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो। ठीक है, एक -7 और -3। और तीसरा केस लेते हैं जिसमें एक वैल्यू पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, -7 और +3। और एक केस हो सकता है 7 और -3। ठीक है, तो इसको तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं दोबारा। अब यहां पर आपको -7 का मोड निकालना है, -7 मोड -3 ऐसे निकालना है, -7 मोड -3। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो -7 को हमने डिवाइड करना है -3 से। अब जो डिवीजन का कंसेप्ट होता है वो क्या कहता है कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं
अगर हम 7 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो हमें ऐसा कुछ नंबर यहाँ पर लिखना है जो इससे छोटा हो। ठीक है, 7 से छोटा नंबर यहाँ पर होना चाहिए, और फिर हम इस नंबर में से इसको माइनस करते हैं, हमारे पास रिमाइंडर आता है। ये होता है। अब यही प्रोसेस आपको यहाँ पर यूज करना है। तो -3 को हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े कि हमारे पास जो वैल्यू आए वो -7 से छोटी आए। अगर आप यहाँ पर -2 लिखते हो, ओ सॉरी 2 लिखते हो, तो ये बनेगा आपका -6। लेकिन अगर आप माइनस वाले नंबर्स को देखोगे तो -7 नंबर जो है इसके मुकाबले तो छोटा है। ठीक है, -7 छोटा है, ये -6 बड़ा है। तो यानी ये वैल्यू आप नहीं लिख सकते हो, इससे आंसर हमारा नहीं आएगा, क्योंकि डिवीजन का कंसेप्ट है कि इस वैल्यू से छोटी वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्वोशिएंट को बढ़ाना पड़ेगा, 3 पर लेके जाएंगे, और ये बनेगा -9। अब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, यहाँ ऑलरेडी ये माइनस है, तो एक बार और मैं माइनस करूंगा तो इसका मतलब ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा। तो -7 + 9 आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो यानी -7 को अगर हम मोड -3 निकालते हैं तो उसका आंसर आएगा +2। ठीक है, केस थर्ड पे चलते हैं। यहां पर -7 को आपको डिवाइड करना है 3 से, तो फिर यहां पर माइनस में नंबर है, तो यहां पर भी जो नीचे नंबर है वो माइनस में हमें लेना पड़ेगा, तभी इससे छोटा नंबर बनेगा। तो अब यहाँ पर -9 जैसे आया था, तो यहाँ पर भी आपको -9 लाना है। उसके लिए क्वोशिएंट में आपको नेगेटिव लेना है, -3, ये बन जाएगा -9, फिर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, यहाँ आंसर आ जाएगा इसका भी 2। तो यानी -7 mod 3 की वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगी +2। फोर्थ केस के अंदर आपको 7 को डिवाइड करना है -3 से। अगर मैं यहां पर इसको ऐसे लिख दूं -6, तो नंबर तो ये छोटा है, लेकिन इसके अलावा और भी नंबर ऐसे हैं जो इससे छोटे हैं। ठीक है, और इसके क्लोज है। जैसे हम यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम 3 से करते हैं तो 3 1 जा 3 भी लिख सकते थे, 3 भी छोटा है, लेकिन जो इसके बिल्कुल नियरेस्ट होगा हमें वो नंबर लिखना होता है। तो यानी हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, नंबर को यहाँ पर पॉजिटिव लाएंगे। पॉजिटिव का मतलब है +6 लेकर आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -2 से करेंगे ताकि ये +6 बन जाए, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो 7 mod -3 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपके पास 1। तो इस तरह से 4 अलग अलग केसेस हैं। तो आपके पास क्वेश्चन में कैसे भी आ सकता है। तो नेगेटिव वाले नंबर्स को स्पेशली थोड़ा ध्यान से करना है, थोड़ा प्रैक्टिस एक बार कर लोगे तो फिर बाद में इजी रहेगा। अगर फिर भी किसी को किसी केस में डाउट है तो बताइए मुझे। केस 2, केस 4, ओके, चलो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। देखो, केस 2 में जो डिवीजन का कंसेप्ट है ना, उसको जरूर दिमाग में रखो कि डिवीजन में हम करते क्या है। हम डिवीजन में जब करते हैं तो यहाँ पर जो नंबर हम लिखते हैं हमेशा वो इस नंबर से छोटा होना चाहिए, और मतलब इमीडिएट स्मॉलर नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे का मतलब है कि बिल्कुल बहुत छोटा ले जाओ, इमीडिएट स्मॉलर नंबर चाहिए हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर था यहाँ पर है, एक मिनट बेटा, यहाँ पर है -7। अब -7 को मेरे को डिवाइड करना है -3 से। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ भाई, मैं अगर यहाँ पर क्वोशिएंट 1 लेता हूँ, सपोज मैं 1 लेता हूँ, तो -3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना तो -3 आएगा। लेकिन -3 तो -7 से बड़ा है, छोटा नहीं है ना। माइनस में जितनी वैल्यू कम होती जाती है, नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो यानी ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली छोटी है। तो यानी ये हमारा गलत है। अगर मैं 2 लेता हूं तो -6 बनेगा, उसमें भी ये वाला नंबर अभी बड़ा है, मुझे इसको छोटा करना है तो और बढ़ना पड़ेगा मुझे, और बढ़ना पड़ेगा मतलब यहां पर जाना पड़ेगा 3 पर, तो ये बनेगा 9। तो -7 -9 हो गया, यानी अब ये वाला नंबर इससे छोटा हो गया। जब तक वो छोटा नहीं होगा तब तक आप माइनस नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो आपका फाइनल रिमाइंडर आता है ये रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। डेफिनेशन में पढ़ा था ना हमने कि रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन मॉडुलस ऑफ बी। तो ये ध्यान रखना है कि रिमाइंडर आपका कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए।
तो अब मैं इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा तो ये ऑलरेडी माइनस है, मेरे को -7 में से माइनस करना है -9 को। ठीक है, तो ये माइनस माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, तो -7 + 9 ये बन जाएगा आपके पास 2। तो इस तरह से रिमाइंडर बनेगा इसका 2। अभी क्लियर हुआ? केस 2 का जिसका डाउट था वो क्लियर हुआ, फिर केस 3 पे चलते हैं। यस परिवर्तन। तो सर, हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा एक डाउट है कि जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे 9 + 23 mod 12 दिया हुआ है और 8 × 7 mod 6, तो उस ब्रैकेट में भी मतलब सोच लीजिए 3/9 mod 6 ऐसे आ सकता है? मतलब ब्रैकेट में एक डिवीजन हो गया, फिर mod 6 मतलब फिर से डिवीजन करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं आएगा। अच्छा। अगर हाँ, आपने थैंक। डिवीजन सही से किया होगा तो नहीं आएगा। नहीं मतलब कि क्वेश्चन में mod 6 के ब्रैकेट में भी और एक पहले डिवीजन करना है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना? नहीं नहीं। ओके। ओके। हाँ, केस 2 केस 3 सेम ही कंसेप्ट है बेटा। फिर भी किसी को अगर डाउट है तो फिर दोबारा एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। यहाँ पर -7 था, तो -7 से मुझे छोटा नंबर चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया भाई, -7 से छोटा नंबर -9 ही होगा। अब -9 कब आएगा? जब मैं 3 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो फिर मेरे पास यहाँ पर -9 आएगा। बाकी का फिर वैसे ही करना है आपको, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आ जाएगा। ठीक है। अगर हम फोर्थ केस पे आते हैं, फोर्थ में जो डिवाइजर है वो माइनस में है। अब 7 से मेरे को छोटी वैल्यू चाहिए। 7 से छोटी वैल्यू मुझे पता है कि भाई 6 आएगी। ठीक है, इससे इमीडिएट स्मॉलर जो वैल्यू है वो 6 रहेगी। माइनस में तो आप जितना मर्जी छोटा लेके जा सकते हो, लेकिन हमें इमीडिएट स्मॉलर वैल्यू चाहिए होती है। तो इसलिए -3 को मेरे को सोचना पड़ेगा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे पास 6 आ जाए, पॉजिटिव 6 आ जाए। तो ये भी माइनस है, यानी इसको माइनस को माइनस वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर -2 लिया हमने, तो ये माइनस माइनस मिलकर बन गया प्लस। यहाँ पर आ गया 6, और 7 में से 6 माइनस करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। बस जो डिवीजन का कंसेप्ट है उसको ध्यान में रखना है कि डिवीजन में हम करते क्या है। ठीक है। अब एक तो आप कमेंट में मेरे से पूछ रहे हो इसका फिफ्थ का आंसर ना, ये है 3 mod 10। 3 को डिवाइड करना है 10 से। अब 3 तो ऑलरेडी 10 से छोटा होता है ना, तो आंसर 3 आ गया। 3 को अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा 10 से तो होगा ही नहीं भाई, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी छोटा है। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा 3। ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेकंड वाले पार्ट का आंसर दे दो। परिवर्तन क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? टाइपिंग एरर कर रहे हो या दिक्कत आ रही है? ठीक ठीक ठीक, बाकी सबके आंसर ठीक चल रहे हैं। ठीक है, गुड। आंसर 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर है -8। अब -8 है तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। -8 को डिवाइड करना पड़ेगा +5 से। ठीक है, यानी हमारे पास ये वाला कंसेप्ट हो गया। तो 5 को मैं डिवाइड करूंगा तो इससे छोटा जो नंबर है वो बनेगा -10। तो इसके लिए -2 पे गया, -10 आया, इसमें से इसको माइनस करेंगे
तो आंसर आएगा आपके पास 2। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको। अब इसी के सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन है। तो वो आप ट्राई करेंगे। उसके बाद फिर हम आते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो पर। अब कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो जो भी हमने मॉडुलो अर्थमेटिक पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो भी सेम ही चीज है, बस नाम चेंज कर दिया, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, हम क्या लिख रहे थे अभी? हम लिख रहे थे ऐसे कि भाई ए मॉड बी इक्वल्स टू आर, ऐसे लिख रहे हैं। अभी कह रहा है कि आप इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका आप चेंज कर दो। क्या चेंज करेंगे? हम इसको ऐसे लिखते हैं ए कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉड बी। ए को अगर हम बी से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है आर। ए को अगर हम बी से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर यहां पर लिखा गया है। ठीक है, चीज वही है, चीज वही है यहां पर, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन। यहां पर वो डिवाइजर उसने एन लिख दिया है, बाकी चीजें वही हैं सारी, और जो रिमाइंडर है वो यहां पर बी लिख दिया है। ठीक है, तो बस लिखने का तरीका बदला है, बाकी चीजें सब कुछ सेम है। अब इसमें एक चीज और ये कहता है कि जो आप यहां पर मॉड के साथ जो नंबर लिख रहे हो, इसकी वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। ऐसा रीजन क्यों है यहाँ पर? क्योंकि 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, सारे के सारे नंबर डिवाइड हो ही जाएंगे 1 से, तो रिमाइंडर सबका 0 ही आएगा। तो इसलिए कह रहा है कि जब आप इस डेफिनेशन में लिखते हो लेट ए एंड बी बी टू इंटीजर्स एंड एन बी एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, एन का मतलब डिवाइजर। ठीक है, मैं अगर डेफिनेशन के हिसाब से इस टर्म को मैं अगर इसके हिसाब से लिखूं तो कैसे लिखा जा रहा है? ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, वेयर एन शुड बी ग्रेटर देन 1। यानी एन की वैल्यू हमेशा जब भी आप लिखोगे, कई क्वेश्चंस के अंदर आपसे एन की वैल्यू पूछी जाएगी, तो एन की वैल्यू में 1 नहीं लिखना है, कभी भी 1 से बड़ी कोई वैल्यू लिखनी है, जो भी वैल्यू पॉसिबल होंगे। ठीक, और दूसरी चीज ये कहता है कि अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें कि इस बी को मैं इधर लेकर आऊं, तो ए माइनस बी करने पर जो नंबर आएगा वो हमेशा एन से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, यानी इस नंबर को अगर मैं इस साइड लेकर आऊं तो ए माइनस बी बनेगा, तो जो भी नंबर आएगा वो नंबर हमेशा एन से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये चीज भी हमें समझ में आनी जरूरी है और ध्यान में भी रखनी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन एक इसमें ऐसा बन सकता है कि मान लो मैं कहता हूं कि 10 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 3। मान लो मैं ऐसे स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 3। अब क्वेश्चन आता आता है आपके पास, इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। अब अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो आप कहोगे सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखते हैं ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, सब कुछ लिखा हुआ है, स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि अगर आप 10 को डिवाइड करते हो 3 से तो रिमाइंडर कभी भी 3 नहीं आएगा। 10 को अगर हम डिवाइड करा 3 से तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। यानी ये स्टेटमेंट अगर ये ऐसे होती तो ये स्टेटमेंट ठीक होती। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस नंबर को इधर लाऊंगा 10 माइनस 3 बनेगा 7, और 7 जो होगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और यहाँ पर 10 माइनस 1 करूंगा 9, तो 9 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो उस केस में ये वाली स्टेटमेंट आपकी ठीक है। यहां तक क्लियर सबको?
चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ये हैं। कहां से आ गया? Find a set of values of x satisfying x is congruent to 12 mod 5। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है? फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, मतलब कोई एक वैल्यू नहीं है, ठीक है, काफी सारी वैल्यूज उसमें आ सकती है। तो जो हम ये कंसेप्ट अभी पढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से हम चलेंगे कि अगर हम इस 12 को इधर लाते हैं तो ये बनेगा x माइनस 12, और ये जो भी नंबर आएगा इज डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 12 इक्वल्स टू 5k, वेयर k इज एनी इंटीजर। किसी भी नंबर को जब हम ये कहते हैं कि इससे डिविजिबल है, जैसे मैं कहूं कि भाई कोई एक पर्टिकुलर नंबर है 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 4 तो उसमें आएगा ही आएगा। और 4 के साथ कुछ और नंबर आ सकता है, जैसे अगर हम कहें कि भाई 12 है, 12 4 से डिविजिबल है, तो हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3। अगर मैं कहूंगी 16 4 से डिविजिबल है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4। तो मतलब ये 4 तो फिक्स रहेगा रहेगा, ये नंबर चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे इसलिए सारे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर के से। तो अगर हम किसी वैल्यू को कह रहे हैं कि 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5k। के की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। अब इस 12 को आप इधर शिफ्ट करो, हमें क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5k प्लस में 12। अब यहां से बारी बारी से आप k की जगह वैल्यूज पुट करेंगे और उसके हिसाब से आप x की वैल्यू निकालते जाएंगे, क्योंकि कोई एक वैल्यू नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल होंगी। तो अगर हम लेते हैं इफ k इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 5 इंटू 0 प्लस 12, यानी आ जाएगा आपके पास 12। अगर हम k की वैल्यू लेते हैं 1, तो x आ जाएगा 5 इंटू में 1 प्लस 12, यानी 17। अगर k की वैल्यू ले ली आपने 2, 5 2 जा 10 प्लस 12 यानी 22। अगर k की वैल्यू कुछ एक आध वैल्यू माइनस की लेके दिखा दो, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ इसने दिया नहीं है कि माइनस में आप नहीं ले सकते हो। x की वैल्यू -1, तो 5 इंटू -1 प्लस में 12, यानी आ गया 7। तो इस तरह से 3-4 वैल्यूज निकाल के दिखा देना। तो हमारे पास x क्या आया, 7 भी है इसमें, 12 भी है, 17 भी है, 22 भी है, लेकिन अभी वैल्यू खत्म नहीं हुई है। आप पॉजिटिव साइड वैल्यू को जितना मर्जी और बढ़ा सकते हो, तो डॉट 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 लगा देना। आप नेगेटिव साइड भी वैल्यूज को बढ़ा सकते हो, डॉट 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 लगा देना। और सेट्स के लिए ब्रेसेस लगाते हैं, तो ये ब्रेसेस लगा देना। तो ये हमारा इसका आंसर बना। हाँ, परिवर्तन ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया सबको ये? फिर इसका जरा शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको। अगर ये एमसीक्यू में आ जाएगा तो क्या करना है आपको। हेलो हेलो। डेफिनेशन में उसको कॉन्ग्रेंस बोलते हैं, कॉन्ग्रेंस। ये वाला सिंबल कह रहे हो ना, ए इज कॉन्ग्रेंट टू 12 मॉड 5, ऐसे बोलेंगे कॉन्ग्रेंट। यस हितेश। सर इसमें अगर मैं वैल्यूज अगर x की पुट करता हूँ 7 12 17,
तो वो सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा ना, मतलब जो ऊपर का जो रिलेशन दिया हुआ है, क्योंकि अगर मैं 12 पुट कर रहा हूँ वैल्यू, तो अगर जब मैं 5 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर तो हमारा 2 आता है, ना कि 12। तो वो कैसे डाउट था सर। कैसे कैसे अगर मैं 12 को यहाँ पर पुट करता हूँ तो हाँ सर। 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉड 5। हाँ, तो इसका मतलब 5 को मैं 12 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से। यहाँ पर अभी ये वाली वैल्यू जो है इससे बड़ी है, यस सर। तो इसको आप या तो रिड्यूस करो। 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। हाँ। तो रिमाइंडर अगर मैं 2 लिखता हूँ यस सर। तो 12 माइनस 2 करोगे। अब इसको डिवाइड करो, 12 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आएगा ना। हाँ सर। तो वो ठीक है ना। हाँ सर, आ गया समझ में सर। ओके। एक और क्वेश्चन पूछा था कि वैल्यू 0 1 2 क्यों लेनी है। यहाँ पर देखो बेटा क्या लिखा है, वेयर के इज एनी इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है वेयर के इज एनी इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, माइनस वाले नंबर्स भी आते हैं। तो आप कोई भी नंबर लिख के कर सकते हो। ठीक है, कोई इसका स्पेसिफिक एक फिक्स आंसर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने ये लिखा है, जरूरी नहीं कि बुक में आंसर ऐसे ही लिखा हो। बुक में हो सकता है कि एक वैल्यू और लिख रखी हो, 5 लिख रखा हो, या यहाँ पर सिर्फ उसने 17 तक लिख रखा हो। तो कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है। आप यहाँ पर के की जगह आप सीधा 12 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 डाल दो, -2 डाल दो, 5 डाल दो, कुछ भी वैल्यू डाल दो। लेकिन बस आपको 3 4 वैल्यूज निकाल देनी है। 3 4 वैल्यूज निकालकर एक सीक्वेंस हमारा बन जाएगा, वो सीक्वेंस आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि बुक के साथ आपका आंसर इसमें मैच करेगा। नहीं नहीं, क्वेश्चन परिवर्तन समझ में आ गया तो ठीक है। और अगर आपका जो नेट है अगर उसका कंजप्शन ज्यादा हो रहा है तो मैंने आपको उसमें बताया भी था यूट्यूब वीडियोस में कि आप नेट क्वालिटी अपनी तरफ से इसकी रिड्यूस कर सकते हो। ये अभी शायद 720p पर चल रहा होगा, तो आप उसको 360p कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं इसके शॉर्टकट की बात करूं कि मान लो अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, और आता भी ऐसा एमसीक्यू में ही आ सकता है ऐसा, सब्जेक्टिव में चांसेस कम रहते हैं इस टॉपिक से। तो यहाँ पर आपको बस क्या करना है, जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है ये 12, इस नंबर को आपको लिखना है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो 5 मॉड के साथ जो भी नंबर होगा उस नंबर को आपको ऐड करते हुए चलना है या सब्ट्रैक्ट करते हुए चलना है। अगर आप आगे की वैल्यू चाहते हो प्लस करते जाओ, पीछे की वैल्यू चाहते हो तो माइनस करते जाओ। तो 12 + 5 17, 17 + 5 22, 22 + 5 27। इस तरह से पीछे आओगे तो वैल्यू 5 5 कम करते जाना, आगे बढ़ोगे तो वैल्यू प्लस करते जाना। ठीक है, अगर एमसीक्यू में आता है तो आप ऐसे फटाफट कर सकते हो। यहाँ पर जो नेक्स्ट है इसमें कहता है कि 147 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पर आपके पास है 147 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod m। तो 147 को अगर मैं इधर लाता हूं तो 147 - 3 इज डिविजिबल बाय m, मीन्स 144 आएगा यहाँ पर। 144 इज डिविजिबल बाय m। अब यहाँ पर तो हमें इस m की ही वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखने का कोई फायदा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि मैं इसको m इंटू के लिखूं ऐसे। ठीक है, बस सीधा मुझे इतना पता लग गया कि 144 को हम m से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो अब आपको वो नंबर लिखने हैं जो कि 144 को कंप्लीटली डिवाइड करते हो। तो वो सारी वैल्यू हमारी m की वैल्यू बनती जाएगी। तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्या क्या नंबर है जिससे हम 144 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 4 से भी कर सकते हैं, और 5 से तो नहीं होगा, 6 से कर सकते हैं, 8 से हो जाएगा,
9 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 12 के बाद 18 से हो जाएगा, 16 से भी हो जाएगा, 18 से होगा, 18 के बाद और किससे हो सकता है, 20, 19 से नहीं होगा, 20, 21, 22, 23, 24 से होगा क्या, नहीं होगा, हो जाएगा 24 से, 24 इंटू में 6 होता है ना, 24, 24 के बाद फिर 36 से होगा ये। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर हैं जिससे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, कोई नंबर मिस हो जाए तो बता देना। 24, 36 और 72 होगा, 144 होगा, और इसके बीच में और कोई तो नहीं होगा मेरे ख्याल, या और कोई नंबर है इसमें बीच में रह गया हो जो हमारा। ठीक है, ये सारी हमारे पास m की वैल्यू हो गई। अब इसमें मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने लिखा है आंसर 48 रह गया, 48 और लिख देते हैं। अब ये जो आंसर लिखा है मैंने, ये आंसर क्या ठीक है या इसमें कुछ गलती रह गई है अभी? हाँ, प्राइम फैक्टर करके भी कर सकते हो, जितने पॉसिबल है सारे लिखने हैं। ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट नहीं लिखी है मैंने, इसने सेट नहीं बोला यहाँ पर, इसने बस ये बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ m। तो ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, सेट बोलेगा तो लगाना पड़ेगा। सर, यस हर्षिता, यस। जो मैंने प्राइम फैक्टर्स वाला डाउट पूछा था, तो जो सारे प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो सारे आंसर्स होंगे? नहीं नहीं, खाली प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे, फैक्टर्स होंगे, ओके, यानी जो भी मतलब नंबर होंगे प्राइम जो, फैक्टर मिल जाएगा। हाँ प्राइम फैक्टर के अलावा भी और जो नंबर होंगे जैसे 6 है, 8 है, यहाँ पर इसने प्राइम वर्ड यूज नहीं किया कहीं पर। अगर ये प्राइम वर्ड यूज करेगा तो प्राइम फैक्टर लिखने हैं, अदरवाइज सारे लिखने हैं। ओके सर। चलो, जो क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था, दो तीन बच्चों ने आंसर दिया। कृष्णा एम, भिड़े साहब आपका नाम क्या है आगे का? देविका, सही, बिल्कुल ठीक है। हाँ असरा, आप डिविजिबिलिटी टेस्ट से नहीं, प्राइम फैक्टर निकाल कर फिर उनसे आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो नंबर का। प्राइम फैक्टर निकाल लिए सारे, फिर उनसे कॉम्बिनेशन बन बन के सारे नंबर्स हमारे बनते जाएंगे। मनश्री, ओके मन। तो जो हमने डेफिनेशन में बात हमने बोली थी, सभी बच्चों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, दो तीन बच्चों ने ध्यान दिया था, इसलिए मैंने जानबूझकर यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया। तो हमने डेफिनेशन में क्या सीखा था कि जो n की वैल्यू होगी, यानी जो मॉड के साथ नंबर होगा, वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यानी आपको 1 को उसमें इंक्लूड नहीं करना है आंसर में। अगर आप 1 को आंसर में इंक्लूड करोगे तो मार्क्स आपके कटेंगे ही कटेंगे डेफिनेटली। तो ये नंबर हटाओगे तब हमारा आंसर बनेगा सही। ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। मान लो ऑप्शन से भी अगर आप जाओगे, एक ऑप्शन में 1 भी इंक्लूड कर दिया, एक ऑप्शन में 1 इंक्लूड नहीं करा, आप 1 वाले पे टिकट लगाए तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। टाइम टेबल जयदीप, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7 PM। ठीक है, 7 to 8 टेंटेटिव टाइमिंग है, लेकिन 8 से 8:15 भी हो सकता है, 8:20 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसी तरह का ही क्वेश्चन है। एक ये कॉन्ग्रेंस क्लास वाला क्वेश्चन और मैं करा दूं, ये भी क्योंकि सेम ही चीज है। फिर प्रॉपर्टीज वगैरह हम कल से करेंगे स्टार्ट। अब यहां पर ये लिख रहा है इक्विवेलेंस क्लास या फिर कॉन्ग्रेंस क्लास, तो यहां भी बस नाम चेंज है, काम इसका भी सेम है। तो द कॉन्ग्रेंस क्लास ऑफ ए मॉड एन, अगर हम ऐसे लिखते हैं ना, ए मॉड एन,
उसको डिनोट करने का, लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट जो क्लोज वाली होती है ना वो लगाएंगे, और जो मोड में नंबर होगा वो यहाँ बेस में लिखेंगे। तो इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास या कॉन्ग्रुएंस क्लास। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ ए मॉड एन। तो अब इसके अंदर आपको इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने का मतलब है काम इसमें भी, जैसे बता रहा हूं कि नाम चेंज है, बस काम वही है। अगर हम ए मॉड एन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ए मॉड एन की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब हम इसको डिवाइड करते हैं, ए को हम इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी आपको, जैसे ये फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 मॉड 5, तो हमने यहां पर लिखा भाई ऐसे कि इसको लिखने का तरीका आपके पास ये हो गया, कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन, यानी जो वैल्यू आप इसको लेके चल रहे हो, मान लो सपोज मैं वैल्यू लेके चलता हूं x, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 5। अब मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये एक वैल्यू बोलेगा तो सिंपली आपको बस एक वैल्यू लेनी है, लेकिन अगर यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर में आपसे सेट पूछता है, मतलब बहुत सारी वैल्यू जैसे हमने अभी निकाली थी, ये वाला क्वेश्चन और जो ये वाला क्वेश्चन हमने करा ये सेम क्वेश्चन हो गया। यहां पर इसने स्पेसिफाई किया हुआ है कि भाई x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉड 5, वहां पर स्पेसिफाई ऐसे नहीं किया हुआ है, वहां पर स्पेसिफाई उसने ऐसे किया हुआ है a मॉड n, या फिर इस तरीके से स्पेसिफाई करेगा, यानी ऐसे भी बोल सकता था क्वेश्चन में ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये खाली इतना भी बोल सकता था ऐसे भी। तो मतलब उसका भी यही रहेगा कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि कॉन्ग्रुएंट टू होगी 3 मॉड 5। तो अब यहां पर सॉल्व करेंगे वैसे ही, x माइनस 3 is divisible by 5, तो आ जाएगा x minus 3 equals to 5k, where k is an integer। अब -3 को आप उधर लेके जाएंगे, 5k प्लस 3 हो जाएगा, फिर बारी बारी से वही k की वैल्यू पुट करते जाएंगे, उससे फिर आपके पास x की वैल्यू निकलती जाएगी। अगर k की जगह मैं 0 पुट करूंगा तो वैल्यू आएगी 3, फिर k की जगह 1 पुट करूंगा तो 5 प्लस 3 8, फिर वही 5 आप ऐड कर दो, जैसे मैंने शॉर्ट तरीका आपको बताया था, एक दो वैल्यू निकाल कर बेशक आप ऐड कर दो, 8 5 13, 13 और 5 18, बस 3 4 वैल्यू इधर दिखा दो। अब यहाँ पर इसने क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, कई बार क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोलता है कि फाइंड द सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, अगर इस खाली पॉजिटिव वैल्यूज बोले तो उसमें आप 3 से नीचे अगर जाते तो -2 आता, तो -2 अगर हमें इंक्लूड नहीं करना पड़ता। तो उस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, यहाँ पर ये डॉट 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 नहीं लगानी है, आप सिर्फ ऐसे लिखेंगे आंसर, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 8 13 इस तरह से। ठीक है, अगर ये खाली पॉजिटिव वैल्यूज पूछेगा तो, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो फिर आपको सारी वैल्यूज दिखानी है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो बिल्कुल जो पीछे क्वेश्चन कराना उसी की तरह करना है। असरा 1 इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि 1 से सारे ही नंबर डिविजिबल होते हैं, तो रिमाइंडर सबका 0 हो जाएगा, इसलिए उसमें 1 नहीं लेते हैं। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन हम ये करते हैं इसमें, इस तरह का क्वेश्चन इस बार का जो एग्जाम था उसमें भी आया था एमसीक्यूज में, टाइम वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि इट इज करंटली 8 AM, अभी 8 बजे का टाइम है। व्हाट टाइम इन AM और PM विल बी इन द नेक्स्ट 500 आवर्स, यानी जो नेक्स्ट 500 आवर्स होंगे तो उसमें टाइम क्या होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो 500 आवर्स है इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू आपको निकालनी है, कि एक दिन के अंदर अगर हम देखेंगे, एक दिन के अंदर तो मैक्सिमम 24 आवर्स होते हैं, तो उस एक दिन के हिसाब से इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकालते हैं। तो आप 500 को डिवाइड करो 24 से, क्योंकि एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं, तो 24 2 जा 48,
अब ये 20 तो डिवाइड होगा नहीं, यानी यही आपका रिमाइंडर बनेगा, यानी 500 आवर्स इज इक्वल टू 20 आवर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट टू 20 आवर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 500 आवर्स में हिसाब से अगर हम काउंट करेंगे तो 24 आवर्स के बाद एक दिन हो जाएगा, फिर 48 आवर्स के बाद 2 दिन हो जाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो ऐसे दिन 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 कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दिन पूरा कंप्लीट नहीं होगा, हमारे पास 20 आवर्स एक्स्ट्रा बचेंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो आपके पास टाइम दे रखा होगा ये, उस टाइम के अंदर जो आपका यहाँ पर इक्विवेलेंट आवर्स आए हैं उसको ऐड कर दो। तो 8 + 20 यानी ये बन गया 28। अब लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास दिन के अंदर 28 आवर्स भी नहीं होते, तो यानी हमें इसकी भी इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, यानी 28 को भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 24 से। अगर ये वैल्यू 24 से कम रहती तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर 24 से ज्यादा होगी तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 4, यानी जो 28 आवर्स है ये आ गया इक्विवेलेंट टू 4 आवर्स। यानी आफ्टर 500 आवर्स, आफ्टर 500 आवर्स टाइम विल बी 4 AM। ठीक है, 4 आया है तो 4 बजेंगे। अगर मान लो ऐसा कुछ आता कि 12 से वैल्यू बड़ी आती, सपोज मान लो 12 16 आ जाता, अगर हम 24 से नंबर को डिवाइड करते हमारे पास रिमाइंडर 16 आ जाता, तो फिर 16 का मतलब हो गया कि टाइम होगा 4 PM। ये AM PM में तो कन्वर्ट करना सभी को आता ही होगा कि 12 के बाद AM होगा या PM होगा। कोई डाउट है किसी को तो बताएं। नहीं, ये वाले क्वेश्चन भी हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी हैं, ऐसा नहीं कि खाली यही है, नए क्वेश्चन भी हैं। और अभी उसके और अपडेट होगा वो क्वेश्चन बैंक, लेकिन जो और अपडेट होगा वो आपको ई बुक में मिल जाएगा। ठीक है, जो अभी प्रिंट ऑलरेडी हो चुकी है उसमें तो अभी अपडेट नहीं होगा, क्योंकि वो नेक्स्ट एडिशन आएगा तब होगा, लेकिन आपको ई बुक में अपडेटेड कंटेंट भी मिलता रहेगा। कांग्रेस मॉडलों का क्लास नहीं होता मतलब? बिना क्लास का है ये? अभी क्लास नोट्स में तो मैंने जो जो यहाँ सॉल्यूशन कराए हैं वो तो आप लोगों को मिल ही जाएंगे। तो आप जो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ML अग्रवाल अगर आपके पास है, कोई भी बुक है, उसके स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो आप करना। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक आप लोगों तक पहुंच गया है तो उसमें से कर लेना। हाँ, क्लास रिकॉर्डेड होगी बेटा, क्लास आपको अवेलेबल होगी क्लास खत्म होने के 1-2 घंटे बाद। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और बता दूं मैं आपको। यहाँ पर तो जैसे इसने AM PM को कंसीडर किया है, अगर क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें AM PM को कंसीडर नहीं करना हो, यानी खाली ऐसे लिखा हो कि भाई इट इज करेंटली 8 o'clock, ठीक है, खाली इतना हो 8 o'clock AM PM के बारे में ना पूछा हो, तो ऐसे केसेस में हम mod 24 की बजाय
मॉड 12 निकाल देंगे। ठीक है, जैसे अगर ये बोलता है कि भाई अभी का जो टाइम है वो 8 o'clock है, तो ये सुबह भी हो सकता है, ये शाम भी हो सकता है। तो हम इसका 500 का मॉड 12 निकालेंगे फिर। तो 500 का अगर हमने मॉड 12 निकाला, तो हमारे पास बना 8। ठीक है, रिमाइंडर आ गया 8। तो इस 8 को हम इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 16 o'clock। ठीक है, अब यहां पर अगर आपसे एएम पीएम में आपको कन्वर्ट करना हो तो कर दो कन्वर्ट, नहीं तो फिर आंसर को ऐसे ही छोड़ दो। हाँ जरा रिलेशन नहीं करने, वो रिलेशन शायद आपको उसमें दे रखे, आरडी शर्मा में दे रखे, वो नहीं करने। ग्रुप ऑलरेडी, परिवर्तन ऑलरेडी बच्चे उसमें ऐड हो चुके हैं। जो ऐप के ऊपर एक चैट ग्रुप है, जब आपने कोर्स परचेज किया होगा तो उसमें एक ग्रुप है, उसके अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा और एक स्कैनर भी मिल जाएगा, क्यूआर कोड मिल जाएगा। तो उससे आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप का। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वहां पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एमएल अग्रवाल में अर्थमेटिक टॉपिक फंक्शन वाले तो है ही नहीं बेटा, जो नई बुक आई है। आपके पास पुराने वाली बुक होगी। अर्थमेटिक फंक्शन सिलेबस से डिलीटेड है, वो नहीं करने अगर किसी की बुक में है तो। दीपाक्ष, वो आपका लुकआउट है कि आप अप्रैल में ज्वाइन करो या कभी करो। ठीक है, बस ये है कि जो क्लासेस पीछे आपकी हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड सेशन से कंप्लीट करनी पड़ेगी। हाँ, उसमें कुछ डाउट्स अगर होगा तो वो डाउट मैं क्लास में सॉल्व कर दूंगा। बाकी अगर ज्वाइन करना ही है तो जल्दी ज्वाइन करो, ताकि आप क्लासेस के साथ साथ चलते रहो। उसमें कुछ नहीं है परिवर्तन, बस अगर आपको जैसे 8 o'clock का टाइम दे रखा है ना, तो उसमें एम पी एम कंसिडर नहीं होता। तो अगर सिर्फ आपको वो टाइम दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको मोड 24 नहीं निकालना, फिर आपको मोड 12 निकालना है। हाँ श्रेया, मोड 20 तो है, रिमाइंडर 20 लिखा है हमने, ये रिमाइंडर 20। लेटेस्ट तो पब्लिश हुआ है, लेकिन कंटेंट जहां तक मुझे पता लगा है कंटेंट सेम ही है, कंटेंट में कुछ नया नहीं है। हाँ, आपसे टाइम पूछा है ना लोहिताक्ष, आपसे टाइम पूछा है कि इतने घंटे के बाद टाइम क्या होगा। तो जो टाइम पहले का था उसमें जो रिमाइंडर आएगा उसको आपको ऐड कर देना है, तो आपके पास टाइम आ जाएगा। हाँ 16 को अगर आपको आगे, और अगर आपको देखो ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू मिलेगा, 16 o'clock भी लिखा हुआ है तो आप वहां पर भी टिक कर सकते हो, या फिर आप इसको और रिड्यूस कर सकते हो, 16 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो 4 o'clock आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। तो अच्छे से जो जितना काम मैंने बताया उतना काम कर लेना। फिर नेक्स्ट जो क्लास है हमारी वो होगी मंडे को। और ये जो आगे का जो बाकी टॉपिक है कॉन्ग्रेंस मॉडल, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम खत्म कर देंगे। ठीक है जी, गुड नाइट। इसको सेव कर लूँ। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, तो जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है वो ज्वाइन कर लो, फिर मैं इसको थोड़ी देर बाद ही भेजूंगा।